ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, हमने डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी करनी है, देन हाउ वी कैन परफॉर्म द एंटायर CRUD ऑपरेशन विद डेटाबेस यूजिंग पाइथन, ये वाला पार्ट हमने SQL सर्वर के साथ देखा था। उसके बाद पूरा एक्सेल ऑटोमेशन किस तरह से करना है, मतलब जितना एक्सेल में कर सकते हैं उतना तो नहीं, बट यस मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन ऑटोमेट, मीनिंग जैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक्सेल के पिवोट्स होंगे तो उसको भी हम रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं यूजिंग ओपन पाई एक्सेल, बट हम पिवोट्स नहीं बना सकते थे ओपन पाई एक्सेल से, तो कुछ और दूसरी एक लाइब्रेरी है वो वाली हमें यूज करनी होगी। उसी के साथ एक थोड़ा सा एडवांस लाइब्रेरी है पाइथन में, पंडाज करके, तो वो वाला लाइब्रेरी हम देखने वाले हैं। तो पंडाज आपको अगर इफ यू सर्च तो उसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको इस साइट पे मिल जाएगा, pandas.pydata.org। तो हमेशा मतलब जब भी कोई भी लाइब्रेरी हो, उसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वही रेफर किया करो। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे वहाँ पे, सारी चीज़ें मतलब जो भी न्यू अपडेट आया होगा वो भी वहाँ पे रहता है। थोड़ा सा इनिशियली मतलब जब तक आदत नहीं लग जाती तब तक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन समझने के लिए, बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एक बार आप इसको समझने लगे तो इसके जिस जैसा मतलब सिंपल चीज भी नहीं है, और इन डिटेल आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है यूजिंग, क्योंकि लाइब्रेरीज देखेंगे तो पाइथन में मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो हमें पता भी नहीं होती है, तो आप गूगल करने से आपको पता चल जाएगा कि ये लाइब्रेरी से ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो लाइब्रेरी आप मतलब आसानी से यूज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप उसका कोड भी फाइंड कर सकते हैं, आपको बस क्वेरी उसमें टाइप। तो जब भी मतलब कुछ नया टास्क परफॉर्म करना है, ऐसे कुछ नहीं रहता कि याद रखना है हमें, हमें सिंपली सर्च करना होता है। और सारे डेवलपर्स ऐसे ही काम करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं, वो कोई किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, वो बस एज एंड व्हेन द सिचुएशन कम्स आपके पास वो डिबग करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का स्किल होना चाहिए। अदरवाइज मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये प्रोग्रामिंग इसी की वजह से आ रही है, इतना सब याद कैसे रखेंगे, याद कुछ भी नहीं रखना होता है। यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क, एनी स्पेसिफिक एरर। ठीक है, तो पंडाज के साथ अगर काम करना है, मतलब पाइथन में थोड़ा सा हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पावर बीआई में करते हैं, जैसे डेटा क्लीनिंग करना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम किस तरह से कर सकते हैं वो हमें देखना है। मतलब अगर पावर बीआई में पिवोटिंग अनपिवोटिंग वो वाले ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे जॉइंट्स परफॉर्म करते हैं, उस तरह से पाइथन में किस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स को लेके कंबाइन करके हम उसको मतलब ऑपरेशन उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन डिराइव समथिंग फ्रॉम दैट। देन उसके ऊपर चार्ट्स क्रिएट करना, डेटा समराइजेशन करना, ग्रुपिंग करना, तो यही टास्क, टेक्नोलॉजी कोई भी हो, टूल कोई भी हो, ठीक है, तो मतलब जो डेटा के साथ वर्क करने के कुछ टास्क है वो सेम है, कोई भी टूल होगा, कोई भी लैंग्वेज होगी, ग्रुप बाय में सेम कंसेप्ट रहेगा, पिवोटिंग अनपिवोटिंग में सेम कंसेप्ट रहेगा, पिवोट टेबल में भी, मतलब पिवोट टेबल इन केस ऑफ पंडा पाइथन भी पंडाज के अंदर पिवोट टेबल करके मेथड है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में पिवोट टेबल बनता है वैसे यहाँ पे, बट थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर्स है, कैसे उसको लिखना है। ठीक है, तो आज से एक नया टूल, मतलब अभी तक हम विजुअल स्टूडियो VS कोड देख रहे थे, इसमें पाइथन का कोड लिख रहे थे, ठीक है, बट आज से हम ये वाला टूल मतलब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी टाइम आपको इसमें इसमें ड्रॉबैक क्या है, तो इसमें आपको आप एक बार इस कोड को रन करते तो उसको सेव नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते इन द सेंस, कोड तो सेव कर सकते हैं बट उसका एक बार आपने कोई लाइंस ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट कर दिए, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से वो लाइंस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। बट इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया है उन्होंने, एक नया मतलब पाइथन के लिए ही है, एनाकोंडा करके एक जैसे एनवायरनमेंट बनाया है, जो मोस्टली यूज किया जाता है डेटा साइंस के साथ काम करने के लिए, मतलब ये पाइथन पंडास के साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो एनाकोंडा डाउनलोड में आप जा सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? ओ, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी तक। ठीक है।
ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्या इंटरनेट? अगर अभी तो ये एनवायरनमेंट है, एनाकोंडा एनवायरनमेंट है, अगर मैं VS कोड यूज कर सकता हूँ उसमें भी सेव होगा कि ये जो क्या बोलते हैं एडवांटेज सी भी इसमें एनाकोंडा में ही है कि सेव नहीं हो मतलब सेव हो पाता है हमारा जो जो भी हम कोडिंग एनाकोंडा करते हैं। को उसी के लिए, मतलब देखो आपने एक बार फाइल को लोड कर दिया, ठीक है, हाँ हाँ। उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो आपको बार बार एनाकोंडा के साथ लोड नहीं करना पड़ेगा। वो एक बार लोड करने से वो मतलब उसके मेमोरीज में रख लेता है कि ये वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हमने इस फाइल को स्टोर किया है। ऑर्डर में कैसा है, ऑर्डर मतलब जैसे VS कोड यूज करोगे उसमें एक बार एग्जीक्यूशन खत्म हुआ वेरिएबल भी खत्म, ठीक है। ओके। तो हर टाइम आपको पूरा स्टार्ट टू एंड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा वहां पे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जितना लाइंस ऑफ कोड आप लिखोगे उतना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदर्स जो भी आपका एग्जीक्यूशन है, वेरिएबल्स आपने बना के रखे हैं, वो सारे एज इट इज रिटेन किए जाते हैं एनाकोंडा में, ठीक है। तो ये थोड़ा ओके। हेल्प होता है। बट आइडियली जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे हम मतलब VS कोड में ही रन कर सकते हैं। वन टाइम वंस यू फाइनलाइज योर कोड, तो आप उसको VS कोड में पेस्ट करके रन करते बैठ सकते हैं, ठीक है। बट कोड मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो जब तक आपको फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाता। और थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एडवांस ऑप्शंस है, मतलब एक अच्छा विजुअलाइजेशंस के लिए दिया है, आउटपुट देखने के लिए भी अच्छा व्यू मिलता है, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले गूगल में एनाकोंडा इंस्टॉल करके सर्च करना है या फिर डाउनलोड, देन इस साइट पे आ जाओगे, देन उसके ऊपर यहाँ पे एक डाउनलोड फ्री डाउनलोड का बटन रहता है, उसके ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने से आपका एक इंस्टॉलेशन मतलब एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मे बी अराउंड 1 GB या 1.5 GB कुछ तो भी डाउनलोड रहेगा, ठीक है। तो ये 1 GB का ही है। तो ये एक इंस्टॉलेशन हो मतलब ये डाउनलोड होने के बाद आप इस फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, देन ओके। तो जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा आपको यहाँ पे एनाकोंडा करके इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये एनाकोंडा नेविगेटर करके, तो इसको ओपन नहीं करना है आपको। एक जुपिटर नोटबुक करके इसमें होता है पार्ट, वो वाला पार्ट मतलब जहाँ पे पाइथन का कोड हमें लिखना है, तो जुपिटर नोटबुक का एक कंसोल है, इसको आपको ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद एक ऑटोमेटिकली एक सर्वर लोड कर लेता है वो, जहाँ पे आप पाइथन के कोड। तो ये लोकल होस्ट सर्वर मतलब क्या, कोई रिमोट होस्ट को कनेक्ट नहीं करता। लोकल होस्ट मतलब आपका ही सिस्टम में एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर या। ये काम कर लेता है, ठीक है। यस। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक न्यू करके है, ठीक है, इसके ऊपर जाना। न्यू के ऊपर जाने के बाद Python 3 करके जो कंसोल है मतलब एक कर्नल ओपन होता है, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर आपको इस तरह से प्रोविजन दिया गया है कि आप मल्टीपल सेल्स देखो, यहाँ पे प्लस करने के बाद या फिर किसी भी सेल्स में कोड लिख के उसको रन करने के बाद आपको एक नया सेल इंट्रोड्यूस करके मिलता है। तो इस कोड सेल वाइज यहाँ पे ऑपरेशन मतलब यहाँ पे फाइल वाइज नहीं। तो इस कोड में आप मैंने यहाँ पे x = 10 कर दिया, ठीक है। इफ आई रन दिस, तो ये बेनिफिट होता है कि मैं यहाँ पे x यूज कर सकता हूँ। बट इन केस अगर मैं विजुअल स्टूडियो में करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं कोड रन करूंगा तभी एक्स को मेमोरी में सेव किया जाएगा, एंड देन उसी फाइल में जब तक वो एग्जीक्यूशन के अंदर है तब तक ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं कुछ और लिखता हूँ y = 10, ठीक है। मैंने फिर इसको रन कर दिया, तो एक्स मतलब इस सेल के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया है उसको रिटेन किया जाता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो ये आपको मतलब प्रैक्टिस के टाइम बहुत हेल्पफुल है कि बार बार आपको पूरा एंटायर लेट से आपको आप किसी डेटा को रीड कर रहे हैं, एंड सपोज मान लीजिए उसको रीड करने में 5 to 10 मिनट्स, तो जब भी आप एग्जीक्यूशन करोगे आपको हर टाइम 10 मिनट या 5 मिनट्स इन्वेस्ट करने नहीं पड़ेंगे। आपको आसानी से यहाँ पे एक ही बार रन करने के बाद आपको वो वेरिएबल अवेलेबल ही रहेगा, ठीक है। वो विजुअल स्टूडियो कोड में पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी अदर टेक्स्ट एडिटर में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये एनवायरनमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने एक फाइल तो स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे अनटाइटल्ड करके है, इस फाइल का नेम चेंज कर लीजिए, एंड आई विल से ऑपरेशंस पंडाज, ओके। वैसे भी इस नेम को कहीं पे यूज नहीं करना है आपको, तो आपके रेफरेंस के लिए आप जैसे चाहिए वैसे इसको नेम करके रख सकते हैं। तो मैंने ऑप्स पंडाज करके नेम दिया। इस ये जो सेल है मतलब यहाँ पे एक आपको ब्लॉक दिख रहा है, इसके अंदर आपको कोड लिखना है। तो मैंने लिखा है एक x = 10, ये मतलब इसके साथ पाइथन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। बट यस, कुछ इंस्टॉलेशंस करने पड़ेंगे, जैसे पंडाज तो इसके साथ रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लाइब्रेरीज के लिए अगर ये एरर देता है तो आपको वो लाइब्रेरी इसमें से यहाँ से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है, देन यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल एंड आई विल से ओपन पाई एक्सेल। ओके, जैसे मैंने एक बस इस तरह से एग्जीक्यूट करके रख रहा हूँ, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, आपको इंस्टॉलेशन यहाँ पे ओके इसका मतलब ये जो भी लाइब्रेरी आप सर्च कर रहे हो यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो उस तरह से लिखने से तो यहाँ से करना, नहीं तो आप सिंपली जैसे पहले हम करते थे वैसे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ से भी इंस्टॉल कर दोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू से पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, तो मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ ओपन पाई एक्सेल का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जो भी आपको जरूरत पड़े वो, बट इसके साथ आपको नमपाई एंड पंडास करके जो ओपन पाई एक्सेल है, डेट टाइम है, ये सारी लाइब्रेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो वाली लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे इसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन होके मिलती है। तो इस पैकेज में ही वो रहता है, एनाकोंडा के पैकेज में। ठीक है, देन पंडास के साथ अगर आपको स्टार्ट करना मतलब यहाँ पे इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी सेल को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कट पे जाके डिलीट कर सकते हैं, सेल को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये वैसे ऑटो सेव्ड ही रहता है। देन आपको मूव करना है, वैसे तो हम कर्सर से क्लिक करके ही मूव करते हैं। देन रन करना है, देन कभी कभी क्या होता है, आप कुछ कभी कभी इस सेल को रन करते हैं बट आपको आपका वो एग्जीक्यूशन नहीं होता, कभी कभी ये कर्नल जो होता है ये स्टक हो जाता है, तो इन दैट केस आप यहाँ से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये कुछ क्लोज होके नहीं होगा, बस एक इंटरनली इसके मेमोरीज को क्लियर करके फिर से सेटअप किया जाएगा। देन अगर आपको पूरा रन एंड रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट करके रन करना है तो सारे सेल्स को रन कर सकते हैं। लेट्स से आपने 10-15 सेल्स में कोड लिखा है, आपको वन टाइम में सारा फिर से रन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे कोड मार्क डाउन कुछ हेडिंग मार्क करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x = 10, बट आप इसको कोड यहाँ पे रन करोगे तो ये कोड बनता है। ठीक है, बट अगर मैं इसको यहाँ पे कोड नहीं, यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह मार्क करके रखना है तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। एंड देन इफ आई से रन, तो ये देखो हेडिंग इस तरह से आपको मिल जाएगा। बस एक टाइटल वगैरह ऐड करना है किसी कोड के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ कमेंट लिख के रखना है, यू कैन डू दिस। तो यहाँ पे मैंने बस ये मार्क डाउन करके नहीं लिखा था, मैंने आई थिंक हेडिंग सिलेक्ट किया था, तो मार्क डाउन करने से आपका ऑलमोस्ट सेम ये रॉ रॉ हेडिंग में इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कमेंट वगैरह करके रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इन वाला जो ऑप्शन है ये ओनली फॉर द कोड, मतलब जिसमें कोड लिखा है उसके लिए ही आएगा, नहीं तो अदर्स के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अब पंडास के साथ काम करना है तो सबसे पहले आपका इंस्टॉलेशन तो होता है, पहले उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इंपोर्ट पंडास। ठीक है, तो एवरी टाइम मैं इसको एज अ पंडास 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 नहीं लिखना चाहता, क्योंकि इस पैकेज के अंदर सारी लाइब्रेरीज है। मतलब एक पैकेज है, पैकेज को क्या होता है हमने डिस्कस किया था, तो पैकेज होता है जिसके अंदर आपके पाइथन के मतलब क्लासेस फंक्शंस वेरिएबल्स, राइट, एक क्लास भी हो सकता है, एक फंक्शंस भी हो सकते हैं, एंड देन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी लिख के रखे होते हैं, जो बस हमें उसको यूज करना है फॉर आवर पर्पज। ठीक है, तो वो इंपोर्ट करने के लिए हमें इसका हेल्प होगा। तो इस पैकेज को तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, बट इसको थोड़ा सा ये एवरी टाइम फुल नेम लेने से अच्छा है मैं इसको एक शॉर्ट नेम, मतलब यही तरीका है, आप कहीं पे भी जाओगे ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है पंडाज एज अ पीटी। ठीक है, तो बहुत सारे ने इंटरनेट पे आपको यही ऑप्शन मिलेगा, इवन चैट जीपीटी भी विल शो यू लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो इसके अंदर दो डेटा टाइप्स होते हैं। लेट मी ओपन माय प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मोस्टली पंडाज में क्या है, तो एक दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सीरीज, जो पाइथन के अंदर लिस्ट है उसको सीरीज मतलब सिंगल कॉलम, या फिर एक टेबल में से आप सिंगल कॉलम को रीड करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे L = लिस्ट बना दिया, 1 2 3 4 5। तो पाइथन के अंदर इसका डेटा टाइप जो है वो लिस्ट है, बट अगर आप इसको पंडाज में मतलब एक
pd डॉट सीरीज करके एक डेटा टाइप उन्होंने बनाया है जो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, एंटायर कॉलम के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर मैं अगर एल पास करता हूं तो ये सीरीज बन जाता है। ओके, सीरीज पंडास डॉट सीरीज, लेट मी सी, अगर वो, हाँ ठीक है। तो ये देखो इस तरह से, और उसका कौन सा टाइप है ये भी हमें बता रहा है, इंट 64 करके। तो दो डेटा टाइप्स है पंडास की, मतलब दो डेटा स्ट्रक्चर्स है, डेटा टाइप्स नहीं, डेटा टाइप्स अलग होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जैसे कि आप एक कॉलम के साथ, टेबल के साथ काम करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने होते हैं। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल पाइथन में करना है तो आप लिस्ट यूज कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट यूज कर सकते हैं, या फिर लिस्ट के अंदर टपल्स यूज कर सकते हैं एक टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेस्टेड जो रहेगा, इनसाइड वाला जो टपल या फिर लिस्ट रहेगा वो एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहां पे भी उसी टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक सीरीज करके डेटा डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम करके, मैं डीएफ करके शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आप मल्टीपल, मतलब कॉलम्स पास कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स मतलब एक टेबल को रिप्रेजेंट करना है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ठीक है, डेटा लिखा एंड देन नेस्टेड, इसके अंदर सबसे पहले मैंने डेटा सेट में बना रहा हूँ नेम, ओके, एंड सैलरी। ओके, इस तरह से मैंने एक फर्स्ट तो बना दिया। सेकंड, लेट्स से नेम इज ए, सैलरी इज 20 और 2000 और वॉट एवर। ओके, तो लेट मी, ओके लिस्ट नहीं, यहाँ पे मैं टपल ही यूज करता हूँ। ठीक है, और इसको मतलब ये हमारा नॉर्मल पाइथन का रिप्रेजेंटेशन है एक टेबल के लिए, राइट। तो इसको अगर मैं पंडाज के अंदर डेटा फ्रेम में पास करता हूं तो डेटा फ्रेम करके एक क्लास होता है जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, उसका वेरिएबल। ओके, एंड देन इफ आई से डीएफ, तो ये देखो यहाँ पे आपको टेबल फॉर्मेट में आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो ये पंडाज क्या कर लेता है, डेटा फ्रेम के अंदर आप बहुत सारे तरीके से, मतलब बहुत सारे टाइप्स के फाइल से भी आप डेटा रीड कर सकते हैं जो आपको फाइनली एक टेबल फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। अब डेटा फ्रेम जो होता है उसके कॉलम भी इंडेक्स्ड होते हैं, रोज भी इंडेक्स्ड होते हैं। ठीक है, इंडेक्स्ड मतलब उसको 0 1 2 3 4, तो इसको एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वी विल सी हम उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट या तो आप मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट में भी डेटा पास कर सकते हैं, या फिर लिस्ट फॉर्मेट में। तो मैंने आपको लिस्ट फॉर्मेट का तो दिखा दिया किस तरह से करना है। लेट्स से डी इज इक्वल टू डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है, तो डिक्शनरी में सपोज मान लीजिए आपका नेम है, और नेम का भी एक लिस्ट है वैल्यूज में। ठीक है, तो मैंने ए बी सी, इस तरह से आपका फर्स्ट डिक्ट आइटम बन गया। दूसरा मैं बनाता हूं यहाँ पे सैलरी। ठीक है, और सैलरी का भी यहाँ पे 2000 या 20,000, 40,000, ओके, 30,000, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज है। इसको भी अगर मैं पास कर देता हूं डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर, तो ये उसको टेबल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर लेता है। तो यहाँ पे मैं df1 करता हूँ, देखो ओवरराइड नहीं कर रहा है करके। अब सेम नेम का भी वेरिएबल बना सकते हैं, बट आपका जो df है ये यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा, उसको ओवरराइड नहीं करना है करके। तो देखो एक नॉर्मल टेबल मुझे मिल गया, राइट। तो इस तरह से आप नॉर्मल अगर आपका डेटा लिस्ट में है या फिर डिक्शनरी में है तो उसको आप टेबल फॉर्मेट में भी लेके आ सकते हैं, मतलब एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली आपका डेटा यहाँ से नहीं रहेगा, आपका डेटा किसी और सोर्स से आता रहेगा। एसक्यूएल के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे हमने किया था वो वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसके अंदर एसक्यूएल का भी कनेक्टर है। तो बहुत सारे कनेक्टर्स मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे सीएसवी फाइल से, एक्सेल फाइल से, टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, नॉट ओनली दिस, एक्सएमएल फाइल, जेएसएन फाइल होगा, तो बहुत सारे है। तो इफ आई शो यू कनेक्टर्स,
ओके, यहाँ पे आए तो आईओ टूल्स करके इनपुट आउटपुट, आईओ टूल्स मतलब क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSV, जेसन, HTML से भी, मतलब एक वेबसाइट से भी टेबल को रीड करना है तो आप उसको रीड कर सकते हैं। XML को भी रीड करना है, XML एंड HTML सेम टाइप का होता है, ठीक है। पहले XML था, मोस्टली चलता था, अभी HTML चलता है। देन MS एक्सेल, ओपन डॉक्यूमेंट, HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है, HDF फाइल फॉर्मेट, तो .hdf फाइल्स भी ये रीड कर लेता है। ये पार्केट, ये फीडर फॉर्मेट, तो ये जो फॉर्मेट्स है ये बिग डेटा में यूज किए जाने वाले, मतलब बहुत लार्ज वॉल्यूम जो डेटा रहता है उसको कॉम्प्रेस करके स्टोर किया रहता है वो बिग डेटा में, तो वो वहां से भी डेटा आपको रीड करना है तो पंडाज में उसके लिए सपोर्टेड है। वो आरसी फॉर्मेट, ऑप्टिमाइज्ड रो कॉलमनर फॉर्मेट होता है, तो ये भी बिग डेटा का ही पार्ट है, ठीक है। ये स्टार्टा भी उसी का पार्ट है। देन सैस करके है, आई डोंट नो मीनिंग, ये कुछ टूल है, वहां से शायद रीड कर सकते हैं। देन पाइथन में एक पिकल फॉर्मेट करके है, ये भी मतलब बिग डेटा का है। एसक्यूएल से आपको रीड करना है या फिर गूगल बिग बिग क्वेरी से डेटा को रीड करना है, आप रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फंक्शंस, ये जो देखो रीडर है ना, ये फंक्शन नेम्स है, रीड CSV, रीड जेसन, रीड HTML, ओके, रीड एक्सेल, तो ये मतलब फाइल, रीड HDF, तो ये सारे रीड नाम के जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस आपको क्या करते हैं, अलो करते हैं किसी भी फाइल्स को रीड करने के लिए, ठीक है। कि मैंने ये तो ओपन कर दिया, आई थिंक आई क्लोज्ड दैट अनदर वन, राइट। इसका जो होम था, मैंने वो, आई थिंक आई क्लोज्ड, लेट्स सी। यहाँ से नहीं, ठीक है। तो एक व्हेन यू ओपन द कर्नल, ओके, लेट मी रीस्टार्ट, तो ये कुछ नहीं होगा, बस ये रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैंने, शायद गलती से वो टैब क्लोज कर दिया जो इनिशियली ओपन होता है, ठीक है, ये वाला लिंक। तो ये इसका मतलब होम फोल्डर का लिंक है जहां से ये काम कर रहा है। अभी मैंने एक ऑप्स पंडास करके बनाया था, उसके ऊपर क्लिक किया तो ये नए इसमें ओपन हो जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ यहाँ से, मतलब ये या तो आप फाइल्स यहाँ से रीड कर सकते हैं यहाँ पे लोड करके, तो यहाँ पे अगर फाइल लोड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी फोल्डर में से कौन सा भी फाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका फाइल होगा उस फाइल को सिलेक्ट करना है, एंड देन यू कैन से अपलोड। तो यहाँ पे जितने भी मल्टीपल फाइल्स आप सिलेक्ट करोगे इस तरह से आएंगे। अपलोड करने के बाद उस फाइल को, मतलब इस फोल्डर में, इसका जो होम फोल्डर है, ओके, तो ये वाले फोल्डर में कॉपी किया जाता है, ठीक है। उसका कुछ अपलोड, मतलब ये कई क्लाउड पे वगैरह अपलोड नहीं हो रहा, आपके एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी किया जाता है। मतलब जो, जहाँ पे ये जो फोल्डर है, लो जहाँ पे ये सर्वर रन हो रहा है, जिसका होम फोल्डर ये है, तो इस फोल्डर में, तो ताकि आपको क्या पूरा पाथ नहीं देना पड़े, ठीक है। बट लेट से आपको किसी सिस्टम के किसी भी फोल्डर से आपको फाइल को रीड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पंडास डॉट, ठीक है, इफ ऐसे रीड CSV, एक CSV फाइल से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस तरह से सपोज फंक्शन को लिखा, अभी इंपोर्ट तो एक ही बार करना होता है, बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके अंदर आके आपको क्या करना है, शिफ्ट टैब बटन दबाना है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, यहां से ये इस फंक्शंस का डेफिनेशन ओपन कर लेता है, ओके, नॉट श्योर, लेट मी रन दिस, रीरन दिस, ठीक है। रीड CSV मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ओके। तो शिफ्ट टैब प्रेस करने के बाद देखो आपको उसका सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब उसके अंदर आपको क्या क्या पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं, वो वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब पैरामीटर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि किस तरह से फाइल्स को मतलब डील करना है, तो मोस्टली हम सिंगल फाइल ही यहाँ पे पास करते हैं। तो एज अ पाथ आपको क्या करना है, आपको देखो फाइल पाथ, फाइल पाथ दिया है, एंड रीड CSV बफर STR मतलब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पाथ हम दे देते हैं एक किसी भी फोल्डर से, लेट मी से दिस, ओके। तो इस फोल्डर से, इसके अंदर CSV फाइल है क्या,
आई डोंट सी एनी CSV फाइल। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर मेरे पास CSV फाइल है। ओके, तो यहाँ पे ये सेल्स करके जो डेटा है, ये देखो, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है ना, इस फाइल को मुझे मुझे रीड करना है। अगर रीड करना है तो आपको क्या करना होगा, इस डाउनलोड का पाथ देना होगा। डाउनलोड का पाथ अगर आपको देना है तो यहाँ से कॉपी करोगे तो ये ओनली, आई थिंक डाउनलोड ही रिटर्न, ओनली डाउनलोड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो कॉपी आपको यहाँ से नहीं करना होगा, यूजर्स में जाके करना होगा, दिस पीसी में आना, सी ड्राइव यूजर्स, देन दिस इज व्हाट माय यूजर नेम, इसके अंदर एक डाउनलोड्स करके फोल्डर रहेगा, ये देखो, ये वाला आपको पूरा पाथ देना होगा। ठीक है, अगर आप पाथ नहीं देना है तो आपको उसको ओपन करना होगा, देन आई विल से, मतलब सॉरी, ये अपलोड करना होगा sales.csv। तो ये जो पंडाज के अंदर जो नेम्स है वो सारे केस सेंसिटिव है। यहाँ पे अगर आपको बैकवर्ड स्लैश यूज करना है तो डबल बैकवर्ड स्लैश यूज करना होगा, फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करके भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने इस फाइल को पास कर दिया, देखो वह उस फोल्डर से, डाउनलोड फोल्डर से ये रीड कर रहा है। अगर मुझे इसी फोल्डर में, मतलब मैंने सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपलोड किया है, वही वही डेटा है सेल्स रिपोर्ट करके, बट ये डॉट एक्सल SX है, CSV फॉर्मेट में नहीं है। ओके, तो CSV फॉर्मेट में इट इज फाइन, अगर नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको एक्सेल फाइल को रीड कर लेते हैं। ओके, सो ये फाइल से पंडा डॉट रीड एक्सेल, नॉट दिस, एक्सेल, इस तरह से आपको लिखना होगा। देन शिफ्ट पे टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, शीट नेम पास कर सकते हैं, क्योंकि देखो CSV के लिए आपको शीट नेम का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि CSV में मल्टीपल शीट नहीं होते, CSV में एक ही शीट नेम होता है, जो फाइल का नेम होता है वही शीट का नेम होता है। बट एक्सेल में तो ऐसा नहीं होता, एक्सेल में डॉट XLSX फॉर्मेट है, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल शीट्स हो सकते हैं आपके, राइट। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे वो फाइल्स नेम पास कर सकते हैं। तो मैंने अभी पूरा पाथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस फाइल को यहाँ पे मतलब अब ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अभी पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कहा सेल्स रिपोर्ट डॉट XLSX। तो एक एक्सेल फाइल से मैं डेटा को रीड कर पा रहा हूँ, राइट। हमने पहले CSV से देखा, ठीक है, अब हमने एक्सेल के साथ भी कनेक्ट करके देखा। तो यहाँ पे मतलब एक बस डेफिनेशन है, अदरवाइज जो मैंने बताया वही है। एक सिंगल लिस्ट को हम पंडाज में सीरीज कहते हैं, टेबल को हम डेटा फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो आप पंडाज के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पे पंडाज के अंदर जो मिसिंग वैल्यू होती है, जैसे मतलब पावर BI में पावर क्वेरी एडिटर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर नल आता है, या फिर SQL में डेटाबेस में भी उस वैल्यू को नल करके रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इन केस ऑफ इवन आई थिंक पाइथन के अंदर भी, पाइथन के अंदर नल नहीं है, नन करके है, NONE। तो नन करके जो मतलब डेटा टाइप है वो उसको यूज करता है। बट यहाँ पे पंडाज के अंदर NAN करके है, नॉट ए नंबर, मतलब वो ऐसा, शायद नॉट अ नंबर एक रिप्रेजेंटेशन है, आई डोंट नो, बट ये किस तरह से ये इसको नॉट ए नंबर करके यूज किया है, तो न्यान करके है इसका, मे बी जो मैं बता रहा हूँ वो फुल फॉर्म का मीनिंग इसका दूसरा हो सकता है। ठीक है, बट मैंने जहाँ तक न्यान के बारे में पढ़ा है वो नॉट ए नंबर की ऐसा होता है। ठीक है, तो देन आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, देन कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना, देन IO टूल्स, मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब अलग अलग टाइप से फाइल से डेटा को रीड करना, देन उसको सेव करना। तो हम सेव करने की भी बारे में बात कर लेंगे कि हम एक आउटपुट दूसरे टाइप के फाइल्स में किस तरह से सेव कर सकते हैं। आप एक्सेल को रीड करके CSV में सेव कर सकते हैं, CSV को रीड करके एक्सेल एक्सेल फाइल में डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शनलिटीज है। उसी के साथ यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शनलिटीज, जैसे जैसे मैंने बताया था, तो हम ग्रुप बाय के साथ फैमिलियर, जो मतलब अगर आप रो लेवल पे कुछ ग्रुपिंग बनाते हैं, इनकेस ऑफ जैसे एक्सेल में आप पिवोट टेबल बनाते हैं, तो वहां पे भी ग्रुपिंग होता है अगर आप किसी भी फील्ड को कॉलम में ना पास करें, राइट। तो वो वाला ग्रुपिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। देन इसमें स्प्लिट, अप्लाई एंड कंबाइन ऑपरेशन है, तो वो वाला हम डिस्कस करेंगे। फॉर बोथ एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा,
तो एग्रीगेशंस तो मतलब ऑब्वियसली जब भी हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो हमें पता है कि हमें सम मीन मैक्स काउंट ये वाले फंक्शंस यूज करने होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो वाले फंक्शंस यूज करने होंगे टू एग्रीगेट। देन स्लाइसिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, सब सेटिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट कर सकते हैं। तो देन मर्ज एंड ज्वाइंट्स के ऑपरेशंस है, राइट। रीशेपिंग एंड पिवोटिंग ऑफ डेटा, राइट। तो ये पिवोटिंग ऑफ डेटा, राइट। देन हायरार्चिकल लेबलिंग ऑफ एक्सेस, तो ये टाइम सीरीज स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, डेट रेंज ऑपरेशंस, तो बहुत सारी चीजें है पंडास के अंदर जो हम कर सकते हैं, ठीक है। देन पंडाज में जैसे कि मैंने बताया कि हम अलग अलग कौन से फाइल टाइप से डेटा रीड कर सकते हैं, तो इतने सारे फाइल टाइप से जिससे हम डेटा रीड कर सकते हैं, एंड इतने सारे फाइल टाइप से जिसके अंदर हम डेटा को सेव कर सकते हैं। तो वी विल सी ये किस तरह से परफॉर्म होता है। तो रीड करने के बारे में हमने देखा था। लेट से आपका HTML मतलब किसी साइट के ऊपर टेबल है, नॉट श्योर कि कौन से साइट के ऊपर, कोई भी स्पोर्ट्स का टाइप लीजिए, स्पोर्ट्स डेटा, ओके, या फिर स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, ओके। हम जस्ट चेकिंग कि कोई कोई साइट के ऊपर अगर टेबल होगा तो वहां से हम डेटा को फेच करके, मतलब एक HTML कनेक्टर है उसको यूज करके रीड कर सकते हैं। बट अगर वो टेबल फॉर्मेट में होगा तो पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज इस तरह का डेटा को रीड करना मतलब वो सिंगल सेल में डेटा आ जाएगा, तो वो मतलब नहीं बनेगा। ओके, लेट मी फाइंड द टेबल। ये इमेज है, ओके। स्पोर्ट्स बास्केटबॉल डेटा इन टेबल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड। अगर वो अलो करता है इस फाइल्स को, मतलब ये साइट को रीड करने के लिए, तो हम इसको रीड कर पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स फैक्ट, ओके, लेट मी सर्च हियर। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा टेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं मिल रहा। ओके, वेट। एक साइट था, मुझे याद नहीं आ रहा, वहां से लेता था मैं। बट लेट से डेटा वर्ड पे नहीं मिलेगा, ये तो अलग है। इसके ऊपर आपको फाइल्स मिल जाएंगे, API। ओके, लेट्स सी। ठीक है, NSE से देखते हैं, NSE के साइड से शेयर मार्केट का कुछ डेटा हम फिच कर सकते हैं क्या। अगर ये साइट एक्सेस देगा, API एक्सेस देगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। ओपन इक्विटी एंड एलसीएम, इसके ऊपर एटलीस्ट तो हमें टेबल्स तो मिलने चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेटा है, इस टेबल को सपोज हमें रीड करना है। तो अगर ये साइट, तो इसमें क्या होता है कि रीड HTML करके कनेक्टर है, उस कनेक्टर को हमें यूज करना है। तो लेट मी सेलेक्ट दिस, इसके ऊपर आया, देन पंडास डॉट रीड HTML, ओके। इस मेथड को मैंने ओपन किया, तो देखो यहाँ पे ये मतलब एक
फाइल पाथ पूछता है, बट पाथ नहीं है वो, ये हमारा साइट ही होता है। ठीक है, देन इफ आई ट्राई टू रन दिस, लेट्स सी व्हाट इट थ्रोज। ये वाला टेबल मुझे रीड करना है। अगर इस तरह से ये डायरेक्टली टेबल नहीं रिटर्न करता है तो इन दैट केस हमें इसका मतलब और भी एक ब्यूटीफुल सोप करके, इसको वेब स्क्रैपिंग कहा जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट उसी के साथ, मतलब वेब स्क्रैप करके यहाँ से वो दूसरे लाइब्रेरी यूज करके डेटा रीड करके देन पंडास के साथ एनालाइज किया जाता है। स्टिल दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। मे बी ये रीड हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा होगा, नॉट श्योर। ये मतलब आई थिंक ज़्यादा अगर डेटा रहेगा तो टाइम लेगा रीड करने में, क्योंकि वो यहाँ से रिस्पॉन्स जाने तक वो टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, बट इस तरह से आप एक साइड पास करके उस साइड का भी डेटा रीड कर सकते हैं। अगर ये रिस्पॉन्स करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आता है। ठीक है, तो एक ये वेब स्क्रैपिंग करके पार्ट होता है। इसमें एक ब्यूटीफुल सोप करके लाइब्रेरी रहता है, वो लाइब्रेरी आपको यूज करना होता है। अगर इस तरह से डेटा आप रीड नहीं कर पाते तो वो लाइब्रेरी यूज करके एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है आपको। इधर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा या फिर डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। उसको हमने देखा है कि हम किस तरह से डेटा फ्रेम में, मतलब पंडास के अंदर लेके आ सकते हैं। तो उसको बस डायरेक्टली डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आपको पास करना है ना, आप उसको रीड कर पाएंगे। ठीक है, देन लेट से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये सेल्स का रिपोर्ट का डेटा है या फिर ये वाला डेटा है। ओके, DF1। इस DF1 को मुझे, ठीक है, रीड करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स है। तो हम इसी मतलब ये दो तीन ही हमने देखे, बट आपको अगर कभी जेसन टाइप, XML टाइप का भी फाइल मिलता है तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। लेट से मैंने एक डेटा फ्रेम यहाँ पे बनाया हुआ है DF1 करके, इसके अंदर कुछ डेटा है, राइट। ये वाला डेटा है, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा टेबल है। इसके बाद मैं एक सेल ऐड करता हूँ, मुझे लेट से इसको एक्सपोर्ट करना है किसी फाइल फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस है, .to एक्सेल, .to CSV, .to_JSON, .to HTML। ओके, तो ये सारे फॉर्मेट में आप डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप सेव कर पाओगे। तो यहाँ पे .to एक्सेल मैंने लिखा। .to एक्सेल लिखने के बाद यू कैन, ओके लेट मी रन दिस। तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज लेट से पंडास पंडास के अंदर फंक्शन रहेगा वो। एंड जब तक मैं इसका डेफिनेशन नहीं देख सकता वो, ओके लेट्स सी, डेटा फ्रेम डॉट, हाँ डेटा फ्रेम के ऊपर ही फंक्शंस है तो डेटा फ्रेम को ही यूज करना होगा। लेट्स से DF1। ठीक है, तो रन किया, बट यहाँ पे मैंने पाथ नहीं दिया। ठीक है, ये कहीं डाउनलोड वाला फोल्डर है ना, इसी को मैं एज अ पाथ यहाँ पे पास करता हूँ, और यहाँ पे DF1.XLSX ये आपको यूज करना होगा। इफ आई रन दिस एंड डाउनलोड फोल्डर में आया, मे बी ये मेरा फाइल स्टक हुआ है, राइट, वो साइट का डेटा रीड नहीं हुआ है। लेट मी रीस्टार्ट दिस। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, किसी ऑपरेशन के ऊपर स्टक हो जाता है। ठीक है, ये उस साइट को रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मे बी वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो भी रीजन होगा। ठीक है, बट वहां से वो रीड नहीं, आइडियली अगर रिस्पॉन्स आता है तो इतना टाइम नहीं लेगा वो। ठीक है, देन मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद देखो यहाँ पे DF1 डॉट, तो जो भी मैं एक्सपोर्ट करना, मतलब आपके पास अगर ऐसा भी डेटा आता है तो आप उसको यहाँ पे एक्सेल में, CSV में, जो भी फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हैं। मैंने बस एक एक्सेल का फॉर्मेट, एक्सेल वाला फंक्शन यूज किया था टू सेव द डेटा। तो यहाँ पे कुछ इंडेक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपको इंडेक्सेस नहीं चाहिए, ओके, वो
फॉर एग्जांपल आपको उस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ओके, ये लेट मी रीरन दिस। इसका सिग्नेचर ओपन नहीं हो रहा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ओपन। ठीक है, व्हाट इट सेज। ओके, ये फाइल ओपन है करके ये सेव करने के लिए अलाउ नहीं किया, ठीक है, दैट इज फाइन। हाँ, अब देखो सिग्नेचर ओपन हो गया। तो एक्सेल राइटर करके इसके बैकएंड में ना वो जो हमने लाइब्रेरी सीखा है ओपन पाई एक्सेल, वही लाइब्रेरी यूज होता है, या फिर दूसरा एक लाइब्रेरी है एक्सेल एस एक्स राइटर, वो वाला यूज होगा से डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। तो आप उस शीट को कुछ नेम देना चाहते हैं तो आप शीट नेम दे सकते हैं। मैंने कुछ नेम नहीं दिया तो डिफॉल्ट इसने शीट 1 ले लिया, ठीक है। देन यहाँ पे इंडेक्स करके है, तो इंडेक्स लेबल या फिर इंडेक्स, ठीक है, इन दोनों में से एक हमारे लिए काम करेगा। तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहां से पैरामीटर का नेम आप कॉपी कर सकते हो, कॉमा का देके इंडेक्स इज इक्वल टू की एंड वैल्यू पेयर में आपको वैल्यू देनी होगी, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको फॉर एग्जांपल सेव किया 950। तो देखो इंडेक्स आपकी चले गए, पहले 00 जो आ रहा था, मतलब जैसे आउटपुट हम यहाँ पे देख रहे हैं वैसे ही सेव हुआ था, उसने 0 भी पास कर दिया था, वो नहीं चाहिए था, तो मैंने इंडेक्स को 0 कर दिया, ठीक है। मतलब इंडेक्स को फॉल्स कर दिया। तो डिफॉल्ट में वो ट्रू है, बट आप इस तरह से लिख के उस फाइल में से वो इंडेक्सेस हटा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंट्रोल टैब प्रेस करके सिग्नेचर ओपन करना है, एंड देन यहाँ से आपको बहुत सारे जो इंडेक्स लेबल, जो भी आपको मतलब स्टार्ट रो स्टार्टिंग कॉलम, यहाँ से जो भी पास करना है वो आप पास कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ से स्टार्ट रो इज इक्वल टू 10, मैंने ऐसे ही पास कर दिया, ठीक है। एंड देन इफ आई रन दिस, तो देख सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। मैंने फिर से उसको ओपन फाइल, 10th रो से डेटा, मतलब 10 रो के बाद डेटा स्टार्ट हो रहा है, राइट। फर्स्ट 10 छोड़ के इस तरह से आप कॉलम्स को भी छोड़ छोड़ सकते हैं। मतलब हाउ मेनी कॉलम्स, तो आपको ये भी एक तरीका मिल गया कि किस तरह से कौन से लोकेशन पे आपको उसको स्टार्ट कॉलम मतलब एक डेटा को सेव करना है इन एक्सेल, राइट। तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू डू दैट आल्सो, मतलब शिफ्टिंग वगैरह करना है, मूव करना है, बहुत इजी है, राइट। वो जो हमने लाइब्रेरी देखा था उसके साथ थोड़ा सा वो लूप्स लगा के देन नंबर ऑफ कॉलम्स को सेट करके आपको जाना पड़ रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप बस पैरामीटर्स पास करो एंड आपको जो चाहिए वो आउटपुट। एंड एज कम्पेयर टू दैट, ओके, ओपन पाई एक्सेल से कई गुना ज्यादा फास्ट काम करता है पंडास, कई गुना, आई कैन से 10 टाइम्स। अगर वहां पे 10 मिनट लगते तो यहाँ पे एक ही मिनट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना फास्ट काम करता है। तो इसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं वन बाय वन। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं टू एक्सेल फंक्शन इन pandas to save data frame, okay, let's say to save data in excel file। तो आपको सारा इन डिटेल मिलेगा। अगर वो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं उसको, नहीं तो यहाँ पे आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आए, इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो टू एक्सेल पे यहाँ पे एक्सेल फाइल को किस तरह से रीड करना है, कौन सा शीट नेम देना है, कौन से मर्ज सेल्स को मतलब ये करना है आपको, सेल्स को मर्ज करना है, वो वाला ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ओपन पाई एक्सेल लोड वर्कबुक यही, या फिर ओपन पाई एक्सेल वर्कबुक यही, मतलब ओपन पाई एक्सेल या फिर एक्सेल एस एक्स राइटर, ये दोनों में से एक लाइब्रेरी यूज होती है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि ये पंडा ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कौन सा, बट ये दोनों लाइब्रेरीज उसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। तो मतलब ये उसके अंदर किस तरह से उन्होंने फंक्शन लिखा है इन डिटेल, अगर आपको जाके देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज इतना जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे भी सारी चीजें मिल जाएगी किस तरह से यूज करना है। ये आपका डेटा फ्रेम है, एक्सेल में आप आउटपुट कर रहे हैं, इंडेक्स को फॉल्स किया है,
राइट, देन शीट नेम, स्टार्ट रो, स्टार्ट कॉलम, राइट। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है मोस्टली, तो वो आप यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब फाइल्स को रीड करना एंड राइट करना। अभी इसके बाद कौन से ऑपरेशंस, मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे। सपोज मान लीजिए आपको कुछ नंबर ऑफ रोज को रीड करना है। डेटा डेटा ऑब्वियसली विजुलाइज करना होगा, क्योंकि डेटा आपके पास आया, डेटा क्लीन है नहीं है कैसे पता चलेगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या कर लेता है, फर्स्ट 5 रोज एंड लास्ट 5 रोज आपको दिखा देता है। अभी तक मैंने ये फाइल्स को रीड किया है, बट मैंने इसको किसी वेरिएबल में, तो वेरिएबल मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम 1 2 3 4 करके जो लिख रहा हूँ ना, वो वेरिएबल्स ही है। उसके अंदर बस एक रेफरेंस बना रहा हूँ ताकि ये यहीं पे प्रिंट ना हो जाए। ओके, और मैं इसको नेक्स्ट वाले सेल में कहीं पे भी यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे मुझे डेटा फ्रेम डॉट एक हेड नाम का फंक्शन होता है। हेड नाम का फंक्शन क्या कर लेता है, आपको फर्स्ट, ओके डीएफ नहीं, DF2 लिखना था मुझे। ओके, DF2। तो ये क्या कर लेता है, फर्स्ट 5 रोज को आपको दिखा देता है, हेड नाम का फंक्शन। अगर आप ये हेड या फिर टेल कुछ भी नहीं यूज करोगे, लेट से टेल यूज करता हो, तो टेल क्या करता है, फर्स्ट सॉरी लास्ट 5 आपको दिखा देता है। लास्ट 5 रोज का यहाँ पे सैंपल दिखा देता है, जो आप व्यू कर सकते हैं। कुछ भी यूज नहीं करोगे, हेड भी यूज नहीं करोगे, टेल भी यूज नहीं करोगे, तो फ्रॉम फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 रोज आपको देखो इंडेक्स वाइज आप समझ सकते हैं कि ये रो इंडेक्सेस है। पाइथन में इंडेक्सेस हमेशा 0 के साथ स्टार्ट होते हैं, तो आपको ये कंसिडर करके चलना होगा कि 0 इज अ फर्स्ट रो। राइट, और काम करना है पाइथन के साथ मतलब ये, तो आपको इसकी 0 की आदत लगानी पड़ेगी। 1 की, एक्सेल के साथ 1 नहीं होता है, तो ये भी याद रखना होगा। बाय प्रैक्टिस आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताता है, इंफॉर्मेशन मिलता है कि कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं आपके डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट बॉटम 5 एंड फर्स्ट 5 रोज को ये दिखा देता है। बट लेट से आपको टॉप के 10 देखने हैं, तो हेड फंक्शन के अंदर आप एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे जितने रोज, जितना नंबर आप पास करोगे उतने नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। देखो फर्स्ट 10 मैंने कहा 10, इफ ऐसे 100 रोज को दिखाया जाएगा। ओके, इट विल प्रिंट 100 रोज। बट अगेन प्रॉब्लम है, मतलब ये स्पेस की वजह से कि आप यहाँ पे सब पूरा टेबल आपको नहीं दिखेगा, बट ये इस तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब एक फर्स्ट 10 रोज को फेच करना है, फर्स्ट 100 रोज को फेच करना है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। देन कुछ सॉर्ट वगैरह करना है तो सॉर्टिंग करके भी कर सकते हैं, बट वी विल सी हाउ टू सॉर्ट द डेटा एंड ऑल। तो हेड या फिर टेल दोनों में से कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, तो एक सपोज आपको कॉलम्स के नेम्स चाहिए। ठीक है, मतलब आप खुद के नेम देना चाहते हैं कॉलम को। तो अभी तो यहाँ पे मुश्किल है इसके साथ, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे कॉलम्स है। 19 कॉलम्स के लिए हम मैन्युअली चेंज करते नहीं बैठेंगे। लेट से यहाँ पे ये दो है, या फिर DF1 मैं यूज करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे नेम एंड सैलरी है। तो ये जब डेटा फ्रेम हम आप रीड करते हैं, उसी टाइम पे अगर आप इसको मतलब नेम वगैरह देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नेम्स दे सकते हैं। ओके, तो पैरामीटर देखो डेटा फ्रेम के अंदर कौन से पैरामीटर देखना है। सिग्नेचर ओपन करो, शिफ्ट टैब बटन प्रेस करो, आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा। इसके अंदर इंडेक्स एक्सिस के, कॉलम्स के, तो कॉलम्स एंड इंडेक्स, तो कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं। राइट, हमने कॉलम्स पैरामीटर ही यूज करना होगा। और ओके, रीड एक्सेल के अंदर है। ओके, तो ये let me try here with the column. Let me say name of employee, ऐसे चेंज करके देख रहा हूँ बस। यहाँ पे इस फंक्शन के साथ तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इफ आई रन दिस, इफ आई रन दिस, तो देखो डेटा फ्रेम के अंदर अगर पास कर रहे हो तो आप कॉलम्स यूज करना होगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मतलब नेम्स पास करने हैं, तो फर्स्ट नेम विल बी असाइंड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने आपके कॉलम्स है उतने नेम्स आपको पास करने होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दो के लिए पास करोगे, सबके लिए पास करना होगा।
ये इसके साथ अगर मैंने ये स्निपेट में दिखा दो तो ये मैंने रीड एक्सेल के साथ नेम्स को एडिट किया है। अगर एक्सेल फाइल से रीड करना है तो आपको वहां पे नेम्स करके पैरामीटर है उसको यूज करना होगा। ठीक है। तो ये ऐसे मतलब हर एक फंक्शन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मतलब धीरे धीरे हमें समझना है कि किस तरह से रिक्वायरमेंट होती है। देन मैंने यहाँ पे कॉमा देके लेट्स से इंडेक्स, इंडेक्स को भी मैं अगर रिसेट करना चाहता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से वो बाय डिफॉल्ट 0 एंड 1 आ रहा है ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, मैंने खुद के नेम ऐड कर दिया तो देखो ये इसने जो फर्स्ट ये है इसको क्या किया, इसको एज अ वैल्यूज कंसिडर किया ऑटोमेटिकली। तो ये इंडेक्स को रिसेट करना है तो हम इंडेक्स को भी रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई से ए, आई थिंक बी, इफ आई रन दिस, देखो यहाँ पे 0 1 था, डिफॉल्ट इंडेक्स को हमने रिसेट कर दिया। पर ये कितना आप दोगे, आप सिंपली एक लिमिट तक दे सकते हो कि उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन वगैरह आप यूज कर सकते हैं अगर नंबर्स के साथ आपको प्रोग्रेस करना है तो। ठीक है, ये ABCD तो आप रोज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट मतलब कर सकते हैं बट करना नहीं है क्योंकि आपके पास डेटा इतना छोटा नहीं रहेगा, 1 2 रो का तो कभी डेटा नहीं रहेगा, राइट। तो जैसे आपको कॉलम्स के लिए कुछ एडिट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रीड एक्सेल, रीड CSV वाला जो फंक्शन है इसके अंदर आपको नेम्स करके पैरामीटर है, उस पैरामीटर को यूज करना है। तो ये देखो यहाँ पे शीट नेम भी आप एक्सेल के साथ दूसरे शीट को रीड करना है, बाय डिफॉल्ट ये शीट 1 को रीड कर लेता है। बट लेट से आपके पास शीट 1 नहीं है तो वहां पे आपको शीट नेम इज इक्वल टू शीट नेम पास करना होगा। तो ये यहाँ से ये नेम उठाना, बस ये पैरामीटर का नेम उठाना, कॉमा लगा के यहाँ पे देना, एंड देन इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में इज इक्वल टू लिख के टेक्स्ट में आपको उस जो भी शीट होगा उसका नेम पास करना होता है। या फिर यहाँ पे मतलब हम राइट कर रहे हैं तो ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने लिखा डेटा, तो ये उस जो जहाँ पे भी लिखेगा शीट का नेम वहां पे एडिट करके दे देगा आपको। एंड इसने देखो यहाँ पे सेव किया 10 AM को, शीट का नेम भी डेटा हो गया। वैसे रीड करने के टाइम भी आप शीट नेम बता सकते हैं, जैसे कि मैं CSV के लिए नहीं बट लेट से यहाँ पे डेटा रीड कर रहा हूँ तो कौन से शीट से आपको डेटा रीड करना है ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, देर इज नो इशू। ठीक है, तो ये शीट नेम हो गया। मतलब हेड एंड टेल किस तरह से रो को रीड करना, मतलब व्यू करना है डेटा, वो टाइम पे ही यूज करना आइडियली, बस डेटा देखने के लिए यूज किया जाता है, नहीं तो हेड एंड टेल का ऐसा ऐसा कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी नहीं है। ठीक है, टॉप की एन रोज बॉटम की एन रोज आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देन आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्रेम। ठीक है, तो वहाँ उसके अंदर एक इन्फो करके फंक्शन है जो आपको एक समरी बता देगा। एंड उसके पहले लेट्स से आपके पास ये DF है, ओके, डेटा फ्रेम है, इसके बारे में अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे DF1 यूज करता हूँ, तो DF1 डॉट इंडेक्स, आपको इंडेक्स देखने हैं। इंडेक्स क्या क्या है, तो इंडेक्स देखो, इंडेक्स मेरा स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब मेरे पास 0 है। स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, तो लास्ट इंडेक्स क्या है, तो 2 है। स्टेप क्या यूज किया है, तो 1 है। ठीक है, एक इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इस तरह से आप कॉलम्स की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इफ यू से कॉलम्स, एक आपको लिस्ट मिलेगा, नेम ऑफ एम्प्लॉई एंड नेम ऑफ सैलरी, राइट। ओके, मैंने सॉरी, ये DF1, मैंने DF1 यूज करना है क्योंकि तभी मैं सोचू ये नेम अलग क्यों मिल रहा है। ठीक है, तो DF1 के अंदर कॉलम नेम एंड सैलरी, तो ये मुझे यही नेम सैलरी दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर इसको डेटा टाइप्स देखने हैं, मतलब हर एक कॉलम के इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, राइट। तो अगर मैंने लिखा DF1 डॉट डी टाइप्स करके, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये वेरिएबल्स ही होते हैं, क्लास के अंदर के वेरिएबल्स होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हमने थोड़ा सा देखा था, राइट। तो वहां से इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न किया जाता है। तो नेम जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट मतलब एक नंपाई करके ये है, लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे पंडाज में क्या होता है, तो उसको ऑब्जेक्ट मतलब एक टेक्स्ट टाइप का जो डेटा होता है उसको डेटा टाइप ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। ओके, बट ये टेक्स्ट टाइप के लिए रेफर होता है। देन सैलरी देखो, सैलरी का int 64, तो यहाँ पे ऐसा ओनली इंट नहीं है, int 64, देन फ्लोट 64, इस तरह के डेटा टाइप्स है।
बट हमें इतना भी मतलब ये ऑटोमेटिकली रीड करने के टाइम हमें बस अगर कुछ ऑपरेशन स्पेसिफिक टू द टेक्स्ट परफॉर्म करना है तो हमें चेक करना होगा, स्पेसिफिक टू द डेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें डेटा टाइप उसका श्योर करना होगा, इसलिए चेक करने के लिए हम बस इसको यूज करते हैं। ठीक है, देन df1.d टाइप्स, डेटा टाइप्स तो हमने इस तरह से रीड किया। एक df1 मतलब एक डेटा फ्रेम के ऊपर एक इन्फो नाम का फंक्शन होता है, इन्फो। तो एक इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करेगा अबाउट दिस। ओके, तो किस टाइप का इंफॉर्मेशन है ये चेक कर सकते हैं आपके पास कितने कॉलम्स है। तो यहाँ पे नंबर है, ओके, 1 2, ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, एंड उसमें कितने वैल्यूज है तो 3 वैल्यूज है। 3 में से नॉन नल कितने हैं तो आपको यहाँ पे नॉन नल मिल रहा है, राइट। देखो, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो एक इंफॉर्मेशन बस मिलता है, उसका डेटा टाइप्स यहाँ पे मिल जाएगा इन्फो के अंदर, राइट, कि कौन से टाइप्स का डेटा है, उसका मेमोरी यूसेज कितना है, तो उसने 180 बाइट्स का मेमोरी आपके सिस्टम का या फिर जहाँ पे भी ये रन हो रहा है उसका यूज किया है। तो मेमोरी यूसेज आपका एमबी में जीबी में रहेगा तो ये एमबी जीबी में दिखा देगा, मेगाबाइट गीगाबाइट में। ओके, इसके साथ और एक फंक्शन रहता है डिस्क्राइब करके। अगर आपको कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए आपके डेटा का तो इन दैट केस आप डिस्क्राइब करके यूज कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब करके एक फंक्शन है, इसको यूज करो, लेट्स से रन। तो ये यहाँ पे क्या बताता है, काउंट कितना है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू रोज कितने हैं हमारे पास, तो सपोज मान लीजिए 3 है। ठीक है, उसका मीन वैल्यू कितना है, तो ये जो होता है ये डिस्क्राइब, ये ओनली आपको बता देता है न्यूमेरिकल कॉलम के बारे में। तो सैलरी मेरा इंटीजर के है, इंटीजर में है, मतलब ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे डिस्क्राइब में आपको स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक देखा ही चाहता है, मतलब स्टैटिस्टिक वर्क ही करता है ओनली विद द नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे मीन वैल्यू मिल रहा है, मतलब उसका एवरेज मिल रहा है। यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये डेविएशन मिल रहा है। मिनिमम कितना है उसमें, इतना है, राइट। 25th परसेंटाइल उसका कितना है, तो ये 50th परसेंटाइल कितना है, 75th परसेंटाइल कितना है, एंड मैक्सिमम कितना है, राइट। तो ये इस तरह से मीन एंड मैक्स के मतलब मीन टू मैक्स इस तरह से रिच किया जाता है। ठीक है, तो ये बस इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन डेटा साइंस में लगता है 25th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, ये डेटा एनालिसिस में हम इतना यहाँ तक तो कभी मैंने देखा नहीं कि हम जाते हैं करके। ठीक है, बट एक डिस्क्राइब करके फंक्शन है, अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल कॉलम के बारे में देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक एक्सेस नाम का फंक्शन है। तो एक्सेस मतलब क्या होता है, तो एक इंफॉर्मेशन फंक्शन ही है, वो एक वेरिएबल ही है, df1.access। ओके, तो यहाँ पे क्या बता देगा आपको, एक्सेस मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो रेंज मतलब यहाँ पे आएगा रेंज इंडेक्स, मतलब ये रोज कितने हैं, किस तरह से स्प्लिट हुए हैं, एंड देन कॉलम्स किस तरह से है। ठीक है, ये इतना ही इंफॉर्मेशन देता है। देन df1.size करके है। अभी साइज मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखो साइज एक इस तरह का मतलब एक पैरामीटर है जो आपको उसका काउंट देगा, उसकी सेल्स का काउंट देगा। जैसे कि मेरे पास डेटा फ्रेम 1 है, df1, लेट में यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ। तो उसका साइज, तो इसका साइज कैसा है, 3/2, राइट। 3 रोज 2 कॉलम, 3/2, उसका साइज कितना बनता है, 6। तो ये मतलब उसके अंदर का वैल्यूज का काउंट मिल जाता है, ये इस तरह से साइज पैरामीटर है। देन शेप करके है, तो शेप आपको बता देगा रो वर्सेस कॉलम। ठीक है, रो वर्सेस कॉलम, तो देखो 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये नेस्टेड भी रहेगा लिस्ट के अंदर, मतलब लिस्ट के अंदर, लिस्ट जब होता है मतलब डेटा फ्रेम के अंदर और एक ऐसा डेटा फ्रेम वगैरह रहेगा तो नेस्टेड रहेगा, तो वहां पे ये नेस्टेड भी आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो जैसे आपका डेटा है वैसे आएगा। यहाँ पे नेस्टेड तो नहीं है, प्लेन डेटा है, हमारा सिंपल टेबल है, और मोस्टली हम टेबुलर डेटा के साथ ही काम करते हैं, तो हमें इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। देन एन डायमेंशन करके, एन डायमेंशन मतलब ये मतलब एक एरेज करके, और ये एक्चुअली ये जो पैरामीटर्स है ये पैरामीटर सब नमपाई करके लाइब्रेरी से आते हैं। डेटा एनालिसिस में इसको इतना
हम लोग ये नहीं देखते कि इसका साइज क्या है, शेप क्या है। बट जब मशीन लर्निंग के साथ वगैरह लोगों को बढ़ना है आगे, तो वो टाइम पे उसको यूज किया जाता है। तो एन डी मतलब एक डायमेंशन ऑफ ये। तो टू डायमेंशनल टेबल का डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, तो नेस्टेड जब होता है ये एरेज के लिए होता है एक्चुअली। ठीक है, बट हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है ये इंफॉर्मेशन। बट एक अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, चेक करना है, तो ये वाले फंक्शंस आप एक इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, एक समरी फाइंड करने के लिए डेटा अबाउट डेटा फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन डी टाइप्स, मतलब डेटा टाइप्स को कौन से टाइप्स के डेटा टाइप्स है ये अगर आपको देखना है देख सकते हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे किसी भी डेटा फ्रेम में स्टोर नहीं किया है ना ये सेल्स के डेटा को। ठीक है, यहाँ पे df4 इज इक्वल टू, एंड इफ आई रन दिस, ओके, तो यहाँ पे मैं df4, तो यही बेनिफिट होता है एनाकोंडा का। इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल, तो एवरी टाइम आपको वो फिर से रन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारे कॉलम्स का डेटा टाइप्स देखना है, तो मैंने डी टाइप्स लिखा। राइट, तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये डमी करके एक कॉलम है। ठीक है, उसमें ये वाला वैल्यू है। देन ऑर्डर आईडी, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। ठीक है, इसके टाइप्स, ऑब्जेक्ट मतलब ये डेट टाइम का है एक्चुअल में, ये टेक्स्ट टाइप का है, बट ये नंपाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नंपाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर्स के लिए देखो आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के नंबर्स है, तो ये आपको मिल रहा है फ्लोट में, डिस्काउंट मिल रहा है फ्लोट में, क्वांटिटी आपको जीरो मतलब विदाउट डेसिमल है तो इंटू 64 में मिल रहा है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम्स के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उसका डेटा टाइप्स हम देख सकते हैं। बस डेटा टाइप्स देखना है, अगर आपको उसको चेंज वगैरह करना है तो चेंज बाद में, मतलब एक चेंज करने के लिए एज टाइप करके फंक्शन है, वो वाला फंक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है। देन वैल्यूज करके, वैल्यूज मतलब एक डेटा फ्रेम के वैल्यूज अगर आपको एज एरे रिटर्न करने हैं, ओके, डेटा फ्रेम 4 डॉट वैल्यूज, तो लेट्स से रन, तो देखो ये इस तरह से नैन, नॉट अ नंबर, ये नंपाई के अंदर का रिप्रेजेंटेशन है नैन करके वो भी। ठीक है, तो नंपाई लाइब्रेरी हम नहीं देख रहे क्योंकि वो इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए वो। तो लेट्स से ये सी ए, मतलब ये डेटा टाइप से, सॉरी, डेटा है, और एक एरे के अंदर मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बना के आपको डेटा फ्रेम जैसे टेबल फॉर्मेट में दिख रहा था उसको आप एक ऐसे एरे में लेके जाना चाहते हैं, मतलब तो नंपाई का ही एरे करके एक है जो नंपाई करके लाइब्रेरी है उसके अंदर का ही डेटा टाइप है। तो उसके अंदर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, लेके जाना है, तो ये वैल्यूज करके लेके जा सकते हैं। ठीक है। देन लेट्स से आपको डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है, वैल्यूज एंड df4। ठीक है, df4, तो ये मेरा डेटा फ्रेम है। बट लेट्स से मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसको बाय स्टेट सॉर्ट करना है। ओके, तो हम इसको दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, एक तो सॉर्ट इंडेक्स एंड सॉर्ट बाय वैल्यूज। तो दो होंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स एंड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये दो फंक्शंस है। ठीक है, तो मैंने सॉर्ट बाय इंडेक्स कर दिया, एंड इसके अंदर आपको एक्सिस पास करना है। एक्सिस तो क्या होता है, तो लेट्स से एक्सिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक्सिस इज इक्वल टू 0। एक्सिस जब 0 कहते हैं तो वो रो को सॉर्ट करेगा, रो वाइज सॉर्ट करेगा, ओके, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। लेट्स से मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, लेट मी सी इफ, ओके, असेंडिंग, ये देखो ये एक पैरामीटर दिया है, असेंडिंग इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, तो डिफॉल्ट मैचिंग ट्रू रहता है, मुझे इसको फॉल्स करना है, मतलब डिसेंडिंग से सॉर्ट करना है तो मुझे इसको फॉल्स करना है। ठीक है, अब देखो ये जो लास्ट में दिख रहा है ना 508, वो फर्स्ट में आ जाएगा। राइट, तो एक्सिस वाइज मतलब रो को हमने फर्स्ट रो को लास्ट में लेके गए, लास्ट रो को फर्स्ट में लेके आए। ओके, अगर ऐसा करना है सॉर्ट बाय इंडेक्स करना है तो आप बाय इंडेक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, इफ आई रन दिस, क्या हुआ, राइट, तो कॉलम्स को सॉर्ट किया गया। राइट,
तो ये देखो यहाँ पे असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, ए टू जी ऑर्डर में सॉर्ट होंगे, कैटेगरी, सिटी, कस्टमर आईडी। पहले हमारा डेटा फ्रेम ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम दिखाता तो वो अलग फॉर्मेट में, मतलब जैसे कि ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, डिलीवरी, ये वाले कॉलम्स है। यहाँ पे कॉलम्स को सॉर्ट किया हमने। तो आप इधर एक्सिस को सॉर्ट कर, मतलब यूजिंग एक्सिस, एक्सिस 1 इज फॉर कॉलम, एक्सिस 0 इज फॉर रोज। ठीक है, तो आपको जैसे सॉर्ट करना है वैसे आप डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैरामीटर एंड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऐसा नहीं है, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे, फॉल्स करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एसक्यूएल नहीं है, मैं वो आदत लग गई है ऐसे सिलेक्ट करके रन करने की, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है सिलेक्ट करके रन करने की। ठीक है, देन अगर आपको वैल्यूज को मतलब ये बाय वैल्यूज सॉर्ट करना है तो डेटा फ्रेम को बाय वैल्यूज भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। हमने इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना देखा, कॉलम नेम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना देखा, अभी हम बाय वैल्यूज। तो डेटा फ्रेम 4 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, एंड ये मेथड को मैंने यहाँ पे सिग्नेचर ओपन कर दिया। देखो आपको यहाँ पे बताना है बाय, ये इंडेक्स लेबल मतलब कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बाय विच कॉलम। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टेट, स्टेट। ठीक है, दूसरा पैरामीटर असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए देखो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग से है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट करना है, तो असेंडिंग इज इक्वल टू आई विल से फॉल्स। रन किया, अब देखो बाय स्टेट वायोमिंग, विस्कॉन्सिन, ऐसे करते करते लास्ट लास्ट में ए से ए वाले अलाबामा करके स्टेट आ रहा है। अगर मैं असेंडिंग को ट्रू कर देता हूँ तो ये अलाबामा वाला स्टेट टॉप पे आ जाता है। देखो इसके इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स कभी चेंज नहीं होता। इसके अंदर और एक पैरामीटर है जो मैं आपको दिखा दूं, मतलब दोनों इसमें मिल जाएगा, इन प्लेस करके। इन प्लेस मतलब क्या, देखो ये मैंने डेटा फ्रेम को सॉर्ट किया, बट ये यहीं पे सॉर्ट दिख रहा है। अगर मैं फिर से डेटा फ्रेम को देखता हूँ, सॉरी डेटा फ्रेम 4 को देखता हूँ, तो जो एक्चुअल वेरिएबल है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुई है, वो एज इट इज है। राइट, फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट है, राइट जैसे है ये। बट इस चेंजेस को मुझे इन प्लेस करना है, मतलब जो ऑलरेडी हमने वेरिएबल बनाया है उसकी जगह पे रखना है। तो आई विल से इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो मैंने इसको रन किया। अब ये जो डेटा फ्रेम है इन प्लेस वाला, ओके इन प्लेस का वैल्यू ट्रू ही है क्या, लेट मी सी। इन प्लेस, हाँ, तो डिफॉल्ट में। तो इसने क्या करेगा, अब ये यहाँ पे भी जो डेटा फ्रेम है, जो मेन वेरिएबल था ऊपर हमने बनाया था, उसको रिप्लेस कर देगा। एंड यहाँ पे आपको देखो वो इन प्लेस कर दिया, मतलब वो उस तरह से चेंजेस बन गए कि आपका जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल था उसको मॉडिफाई। अभी ये इंडेक्सेस जो है इसको रिसेट करना है, तो एक रिसेट इंडेक्स करके मेथड होता है। आपने चेंजेस कर दिए, देन इफ आई से रिसेट इंडेक्स, ओके रिसेट इंडेक्स करके मेथड होता है। देखो आपका जो चेंजेस करने के बाद इंडेक्स आपका 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बनाना था ना, वो उसने रिसेट कर दिया। ठीक है, अब रिसेट इंडेक्स के अंदर भी आई थिंक इन प्लेस है। देखो ये इन प्लेस आपको, मतलब ये परमानेंटली चेंजेस करने हैं आपको, तो यहाँ पे ट्रू पास करना होगा, नहीं तो ये टेम्पररी चेंजेस रहेंगे। ठीक है, तो मैंने पास कर दिया, देन इफ आई से DF4, तो अब मेरा चेंज्ड के साथ देखो ये इंडेक्स था, इस इंडेक्स को एज अंदर लेके, जो ये ये हमारे ओल्डर इंडेक्स है और ये हमारे न्यू इंडेक्स है, अब इस इंडेक्स के साथ हम काम कर सकते हैं। राइट, ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं इधर बाय कॉलम और बाय। अभी हमने देखा कि एक सिंगल कॉलम से स्टार्ट, मतलब एक सॉर्ट करना है। लेट्स से मुझे मल्टीपल कॉलम से सॉर्ट करना है, तो राइट देयर शुड बी अ वे। राइट, तो मतलब देखना होगा कि हाउ वी कैन डू। आई थिंक आई नेवर ट्राइड, बट लेट्स से ऐसी क्वेश्चन आया मन में तो हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम इसके अंदर डॉट सॉर्ट वैल्यू बाय इंडेक्स लेबल
कि बाय इंडेक्स लेबल, तो बाय के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बाय इज इक्वल टू, देन यहाँ पे मैं बस ट्राई करता हूँ, लेट्स से स्टेट, स्टेट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, बाय स्टेट से हमने सॉर्ट किया हुआ है, और लेट मी से बाय कैटेगरी, ऑफिस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, ओके ठीक है। इसके पहले मैं रीजन से सॉर्ट करता हूँ, रीजन, एंड रीजन के बाद सपोज मुझे सॉर्ट करना है कैटेगरी से, कैटेगरी, okay, I'm just trying to सॉर्ट दिस। तो रीजन मेरा सेंट्रल से स्टार्ट सॉर्ट हुआ, जैसे सेंट्रल मतलब एक सारे सेंट्रल सेंट्रल आ गए ना, वो फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, ओके, तो ये इस तरह से मतलब सॉर्ट हो जाएगा। मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे आपको लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करना होगा बाई के अंदर। यहाँ पे पहले मैंने सिंगल कॉलम बस पास किया था टेक्स्ट में, मतलब एज ए टेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स आपको पास करना होगा, इट विल वर्क। ठीक है, तो ये इस तरह से ट्राई, लेट से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग अगर हमें चेंज करना है तो इन दैट केस ट्रू, फॉल्स, आई एम जस्ट ट्राइंग वेदर दिस कंसेप्ट विल वर्क। और असेंडिंग डिसेंडिंग हम कॉलम वाइज किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, तो दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट। मतलब फर्स्ट कॉलम असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट होगा, रीजन मेरा असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट हो गया, कैटेगरी मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट होगा। देखो यहाँ पे पहले फर्नीचर आ रहा था, अब टेक्नोलॉजी आ गया, तो लिस्ट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स आपको असेंडिंग में इस तरह से पास करना होगा, राइट। देन एंड देन ओनली इट विल सॉर्ट द डेटा एज वी वांट, मतलब एक कॉलम को असेंडिंग से सॉर्ट करना है, दूसरे कॉलम को डिसेंडिंग से सॉर्ट करना है, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग इज डन। देन डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब डेटा फ्रेम के कॉलम्स को रीड करना भी हम देख लेंगे, बट उसके पहले देखते हैं कि किस तरह से एक न्यू कॉलम को ऐड करना है डेटा फ्रेम के अंदर। एक सपोज मुझे नया कॉलम ऐड करना है, कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना है, या फिर एक डिराइव्ड कॉलम बनाना है, राइट। तो हम एक कस्टम कॉलम जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह यूज करके, या फिर कैलकुलेटेड कॉलम करके, पावर बीआई में तो हम नए कॉलम्स बना सकते हैं, बट यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर क्या हम बना सकते हैं, तो हम उसको भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे बनेगा कैसे, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेटा फ्रेम ऑफ, एक कॉलम नेम देना है जो भी होगा, ओके व्हाट एंड ऑल, पहले तो डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, लेट मी सी व्हाट एंड ऑल कॉलम्स आर देयर। ठीक है, एल इज मिसिंग, ठीक है, इतने सारे कॉलम से डिस्काउंट है, प्रॉफिट है। हम्म, ठीक है, मैं एक कॉलम बनाता हूँ। देखो मुझे ना सेल्स को क्वांटिटी से डिवाइड करके एक वैल्यू प्रोड्यूस करना है, जिसको मैं कहूंगा पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, वैसा कॉलम मुझे बनाना है, तो DF4, देन पर यूनिट कॉस्ट का एक कॉलम बना दिया, इज इक्वल टू DF ऑफ सेल्स डिवाइड बाय TF ऑफ, नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं उसी तरह से आपको लिखना है, देन क्वांटिटी। ठीक है, देन मैंने इसको रन किया। अगर इस नेम का कोई पहला कॉलम होगा तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, नहीं तो उसके अंदर ये नया कॉलम बना देगा। नाउ लेट्स सी, ओके DF ऑफ, मैंने DF4 लिखना था, ओके दिस इज व्हाट माय मिस्टेक, राइट। इफ आई रन दिस, तो देखो इस इस नाम का एक नया कॉलम आपको अभी डेटा फ्रेम के अंदर मिल जाएगा, वो लास्ट में बैठेगा। इफ आई यहाँ पे आया, तो देखो एक लास्ट में कॉलम ऐड हो गया, तो दिस इज द वे टू ऐड द कॉलम। ठीक है, एक डेटा फ्रेम के अंदर मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करना, तो यहाँ पे आप बहुत सारे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो वी विल सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, थोड़ा 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 हमें प्रोग्रेस करना है इसके साथ। ठीक है, तो एक नया कॉलम किस तरह से आपको बनाना है अब पता चल गया कि हाउ वी कैन ऐड न्यू कॉलम्स। ठीक है, देन लेटर ये जो कॉलम्स है डेटा फ्रेम की, इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत सारे वेज है टू एक्सेस द कॉलम।
ठीक है, डेटा फ्रेम से सिंगल कॉलम को एक्सेस करना है, आप डेटा फ्रेम आप उसका नेम यहाँ पे पास कर सकते हैं। आपको उस कॉलम का पूरा कॉलम ही मिल जाएगा, मतलब इंडेक्स तो रहेगा रहेगा, ये पूरा कॉलम इस तरह से आपको मिल जाएगा। मल्टीपल कॉलम्स चाहिए होंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करना होगा। सिंगल कॉलम मतलब कॉमा सेपरेटेड, आप एक आउटर नहीं, नेस्टेड लिस्ट बना के उसके अंदर पास करना होगा। तो मैंने लिखा सेल्स, सेल्स के बाद मैंने लिखा क्वांटिटी। ओके, इसके पहले ओके ये क्वांटिटी इस तरह से नेम नहीं है, QUNTY क्वांटिटी। उसके पहले मुझे सपोज चाहिए ऑर्डर डेट, तो इसी फॉर्मेट में है क्या ऑर्डर डेट, या ओके तो जैसे नेम है वैसे, अगर आप स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल को स्मॉल कर दोगे तो भी प्रॉब्लम है पंडाज में, वो मतलब एक केस सेंसिटिव है सर है। ठीक है, तो ये इस तरह से नेम लेके भी आप कर सकते हैं। देन लेट मी से सेगमेंट, ओके ऐसे तीन चार कॉलम्स में ले लेता हूँ सेगमेंट। देन इसका कैटेगरी, ओके, एंड देन आई विल से रीजन। ठीक है, मैंने इसको रन करने के ट्राई की, इनकम्प्लीट, ओके हाँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सटर्नल जो डेटा फ्रेम के बाहर का जो लिस्ट है उसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिस्ट चाहिए था, लास्ट ब्रैकेट मिसिंग था करके कह रहा है। अभी एक आपने सिलेक्टेड कॉलम का डेटा फ्रेम बना दिया, राइट, मतलब एक आउटपुट लिया। लेट से आपको इसको डेटा फ्रेम करके स्टोर करना है, नया टेबल करके बनाना है, तो आप डेटा फ्रेम 5 करके DF5 करके यूज कर सकते हैं। देन यू कैन से DF5। तो स्लाइसिंग ऑफ एक सिंगल कॉलम को भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल कॉलम डायरेक्टली टेक्स्ट में लिखोगे आपको सिंगल कॉलम मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ कॉलम अगर आपको चाहिए तो लिस्ट ऑफ कॉलम आपको पास करना होगा डेटा फ्रेम के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसी तरह से आपको लिखना होगा। देर इज नो अदर वे टू स्लाइस द, बहुत और भी फंक्शंस है, वी विल सी दैट फंक्शंस। ओके, बट एक मैंने सिलेक्टेड कॉलम्स के साथ नया टेबल बनाया, तो नया टेबल हमने इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। देन डेटा फ्रेम डॉट से भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक हमने क्या देखा था, तो हमने डेटा फ्रेम 5 डॉट, इसमें से मुझे सपोज सेगमेंट को लेना है, तो डॉट वाला सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं, बट डॉट वाला सिंगल कॉलम के लिए चलेगा, मल्टीपल कॉलम्स के लिए नहीं चलेगा, राइट। तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं, सिंगल कॉलम मल्टीपल कॉलम्स तो किस तरह से एक्सेस करना है। अगर आपको सपोज डेटा टाइप्स, अभी डेटा फ्रेम के अंदर हमारा हमारे मतलब अलग कॉलम के, हर एक कॉलम के डेटा टाइप्स है, राइट। तो मैंने कहा डी टाइप्स ओके। तो इसमें से मुझे कॉलम्स चाहिए, मतलब जो इंट टाइप का है वो वाला चाहिए, मतलब कॉलम के डेटा टाइप से आपको स्लाइस करना है, मतलब सिलेक्ट करना, एक्सेस करना है, तो भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, डेटा टाइप्स इज इक्वल टू, ओके, ये आपका डेटा फ्रेम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अभी तक जितना था बहुत सिंपल था, ये थोड़ा सा मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इंट 64, इंट 64 ये वाला दिया। अब देखो ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स में आपको बता देगा। आपको आउटपुट क्या चाहिए, तो आपको आउटपुट चाहिए ओनली ट्रू का, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, राइट। तो लिस्ट ऑफ कॉलम्स को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये हमारा इतना ही इंफॉर्मेशन देगा कि ये कौन से टाइप, इस टाइप का डेटा है या नहीं है, मतलब एक कॉलम उस टाइप का है या नहीं है, राइट। तो मुझे इसको और एक बार DF5 डॉट डी टाइप्स लिखना होगा, एंड इसके अंदर ये फिल्टर एज अ फिल्टर किस तरह से बनता है, देखो डेटा टाइप्स, डी टाइप्स, ये डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप्स, इसके अंदर मैंने ट्रू फॉल्स पास करना है, राइट। तो जहां पे भी ट्रू होगा उसको फिल्टर करके यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। देखो किसको रखा, क्वांटिटी को रखा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका कॉलम, ये कॉलम नेम चाहिए, तो डॉट इंडेक्स करने से ये क्या करेगा मुझे, देखो मतलब कॉलम नेम्स का लिस्ट देगा, राइट। डॉट इंडेक्स क्या करता है, तो आपको एक डेटा टाइप्स के साथ, मतलब डेटा टाइप्स तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, ओके, मतलब इसका इतना यूज नहीं, बट आपको एक लिस्ट मिल जाता है। और ये लिस्ट हमें देखो स्लाइस करना है, तो हमने देखा था कि लिस्ट ऑफ कॉलम्स नेम्स हम पास करेंगे डेटा फ्रेम को, तो आपको
डेटा फ्रेम मिल जा, मतलब एक डेटा फ्रेम 5, तो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स वियर्ड लगता है, बट मुझे क्वांटिटी को स्लाइस करने के लिए, मतलब बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स, पहले मैंने क्या किया, मैंने डेटा टाइप्स को चेक किया, देन मैंने स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के लिए कंडीशन लगा दी, कंडीशन को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखाया, बट वो कंडीशन किस चीज के लिए है, टाइप्स के लिए है, तो मैंने यहाँ पे डी टाइप्स के बाद ब्रैकेट लगा के पास किया। देन उसमें से मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ कॉलम नेम चाहिए करके मैंने डॉट इंडेक्स लगा दिया, एंड देन उस लिस्ट को मैंने दूसरे डेट, मतलब एक जो मेन डेटा फ्रेम है उसके अंदर पास कर दिया। राइट, ये समझने के लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक समझना। राइट, तो मतलब एक कॉलम्स को किस तरह से एक्सेस करना है, यहाँ तक हम स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से डेटा को, मतलब एक्सेसिंग डेटा, किस तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस है, वो फंक्शंस के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ तक, ये वाला लास्ट सेंटेंस है ना, यहाँ तक तो समझने की कोशिश कर लीजिए। ये कंडीशंस, तो ये जब भी आपको कुछ बेस्ड ऑन द कंडीशन फिल्टर करना है डेटा फ्रेम, तो यही सिंटैक्स यूज होगा। यहाँ पे मैंने बस इसके लिए डेटा टाइप्स के लिए लगाया है, हम वैल्यूज के लिए लगा के भी नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे कि किस तरह से लगाना है, डेटा को स्लाइस किस तरह से करना है। तो ये हमारा धीरे 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 थोड़ा सा, मतलब लग सकता है, अगर आपने पाइथन का अच्छा प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। इफ यू हैव अ वेरी गुड हैंड्स ऑन पाइथन, कुछ भी नहीं है। ये ट्रू फॉल्स पास किया है, देन ये इस तरह से क्यों, क्योंकि इसका डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से है, डेटा स्ट्रक्चर की वजह से हमें इस तरह से लिखना होता है। तो इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। ओके।